जय हिंद डॉक्टर्स। साथ में जाएगा बस मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। ओके जय हिंद सर। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा दिया था? अच्छा ठीक है। आपके क्लास होगी है ना? मेरी क्लास आएगी कल आपके। AKT सर क्लास नहीं लेंगे तो उनकी जगह मैं क्लास लूंगा। अनाउंस हो गया होगा शायद तक, है ना? ठीक है। और लास्ट क्लास में अपन ने थर्मोकेमिस्ट्री शुरू कर दिया था, ठीक है। इसमें अपन ने शुरू करा था सबसे पहले थर्मोकेमिकल रिएक्शन देखी थी अपन ने, है ना? थर्मोकेमिकल रिएक्शन अपन को कुछ इंफॉर्मेशन देती है, कुल मिलाकर कितनी इंफॉर्मेशन देती है? 3 इंफॉर्मेशन देती है। एक तो अपन को किसके बारे में बताती है? बैलेंस रिएक्शन के बारे में बताती है, फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है और हीट के एक्सचेंज के बारे में बताती है। इसके बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। हीट ऑफ रिएक्शन पहला फैक्टर अपन ने देखा था, रिएक्शन कंडीशन दूसरा फैक्टर अपन ने देखा था, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट तीसरा फैक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चौथा फैक्टर, एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। और पांचवा फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? एलोट्रोपिक फॉर्म तक पढ़ लिया था, है ना? अच्छा तो कौन सा दिया था क्वेश्चन? कहां से बोल रहे हो आप? हाँ कहां पर, कौन सा? सर म्यूट कर दीजिए सब। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, अब बताना जरा। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस 400 केल्विन, टेंपरेचर कितना है? 400 केल्विन। If delta H naught and delta S naught for the reaction is delta H म्यूट naught कर लो सब अपने आप को। 77.2 kilojoule per mole and delta S naught is equals to 122 joule per mole per Kelvin respectively. आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे अपन, कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन अपन यूज करेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दूं मैं? डायरेक्ट लिख दूं क्या? लिख दो ना डायरेक्ट। हाँ डेल्टा जी नॉट मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा? माइनस आर टी एल के ऐसे बोल सकता हूँ मैं? अच्छा इसको ऐसे बोल सकता हूँ -2.30 आर टी लॉग के बोल सकता हूँ ना ऐसे। एक बात मुझे बताइए आप, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप देखिए आर की वैल्यू अपन को पता है, जूल में रखनी पड़ेगी। ई की वैल्यू भी पता है, के निकालना है, डेल्टा जी नॉट भी निकालना है। ये बात समझ में आ रही है भाई? के तो निकालना ही निकालना है, ये तो अननोन है। साथ ही साथ अपन को ये भी नहीं पता है, कहीं से ये लेकर आ जाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा, कहीं से भी ये ले आऊं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स की इक्वेशन लिखेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स की रिएक्शन क्या हो जाएगी? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस, भाई म्यूट कर लो खुद को। ये हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। नहीं है तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूं? इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 2। तो डेल्टा जी नॉट यहां से भी आ रहा है और डेल्टा जी नॉट यहां से भी आ रहा है। क्या मुझे डेल्टा एच नॉट पता है? हाँ पता है। डेल्टा एच नॉट पता है? हाँ पता है। टेंपरेचर पता है? हाँ पता है। दोनों वैल्यूज को रखूंगा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के वैल्यूज पुट करूंगा। डेल्टा एच नॉट कितना हो जाएगा? 77200 माइनस टी कितना है? 400 इंटू
122 इज इक्वल्स टू -2.303। आर की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 400 इंटू लॉग के इंटू 400 log के। ये दोनों के मैग्नीट्यूड पॉजिटिव थे ना। हाँ, अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 77200 माइनस 48800 इज इक्वल्स टू -19.14 इंटू 400 लॉग के। इसको सॉल्व करा किसी ने? किसने सॉल्व करा क्या इसको? कितना आ रही है? करा था क्या किसी ने? यस सर। 400 इज इक्वल्स टू -19.14। इसको लॉग के लिख देते हैं हम। लॉग के डिवाइडेड बाय 19.14 इंटू 400। ऐसे मत करना 400 से 400 काट दे अपन। ऐसी बारी गलती मत करना बिल्कुल भी। ये हो जाएगा -5 6 7 7 और 1 लॉग के इज इक्वल्स टू कितना रही है? अप्रोक्स नहीं, सही बताना है आंसर। कितना रही है? -3.7 0.37 नहीं -3.7 अगर log k is equals to -3.7 आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ k is equals to 10 to the power -3.7। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ k is equals to 10 to the power -4 into 10 to the power 0.3 और 10 to the power 0.3 कितना होता है? 2 into 10 to the power -4 into 2 into 10 to the power -4 आया था क्या? आ गया था? बहुत बढ़िया। यस सर। डेल्टा जी 0 होगा, ये डेल्टा जी 0 होगा। ऑनलाइन ही कर लेता बहन। डेल्टा जी 0 होगा तभी तो अपन ने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा ना यार। अभी से समझ आ जाएगा उसको। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। माइक ऑफ। इसमें किसी को भी डाउट है तो बोलो। ये पता है ना कहां से लिखा? ये कहां से लिखा अपन ने? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln के। जब ये 0 होगा तभी तो ये लिख पाएंगे। लाइटर है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। बोलेंगे पता ही नहीं लास्ट क्या फैक्टर तापमान। टेम्परेचर और टेम्परेचर का इफेक्ट जो बताया था वो किसने बताया था? किरचॉफ ने बताया था। किसकी मदद से बताया था? अपनी इक्वेशन की मदद से बताया था जिसे अपन बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरे के कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा इधर देखो एक बार, मैंने आपको बताया था जब भी अपन कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं वो या तो कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराते हैं। टेंपरेचर तो ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, एक्सप्रेशन क्या होता है किरचॉफ का? ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा। अबे भाई म्यूट कर देना मैं आपको। क्या करता हूं? ये सीपीएम क्या है? चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर मुझे चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा H T2 क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। एट टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी तो अगर आपको T1 टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है तो T2 टेम्परेचर। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूं सेम एक्सप्रेशन किसके लिए हो जाएगा? वॉल्यूम के लिए हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम में कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा? डेल्टा H को क्या लिखूंगा? डेल्टा E लिखूंगा। अरे भाई कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट जो होता है वो डेल्टा E से रिप्रेजेंट करता है। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा E T2 माइनस डेल्टा E T1 डेल्टा E T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? डेल्टा C
माइक ऑफ कर भोसड़ी वाला। CVM, CVM का मतलब क्या है? चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। प्लीज अपना माइक ऑफ करो, म्यूट करो, वरना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं। ये किसके बराबर हो जाएगा? समेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर जाके जितने भी फैक्टर्स हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं वो सारे अपन ने देख लिए। यस सर। ठीक है, अब यहां पर अपन ने देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग यहां पर अपन ने देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन की, या मैं कह दूं टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। तो यहां पर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके सिलेबस में गिवन है, पर जितने भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अपन बात करेंगे ये सारे क्या हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक पार्ट है। तो अगर मेरे से कोई कह दे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है और इनके जो सबसेट हैं वो क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सबसेट हो जाएंगे। तो अगर मेरे से कोई कह दे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कुछ नहीं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है। कोई मेरे से कह दे एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताओ, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन और कुछ नहीं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब जितनी भी एंथैल्पीज की अपन बात करेंगे उसको अपन किसके बराबर मान सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर मान सकते हैं। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं? क्या एलटी का टाइम अनलिमिटेड हो गया? नहीं, अनलिमिटेड नहीं हुआ होगा, 9 बजे तक हो गया। अच्छा, मैंने तो 8:45 की बोली थी। कोई बात नहीं। अपनी कल कौन सी क्लास है? बस ये समझ लेना कल थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, हीट ऑफ रिएक्शन, अच्छा मुझे कल एक चीज याद भी दिला देना आप, मेजर का बता दूंगा मैं आपको। इधर देखो, एंथैल्पी ऑफ टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। आज मुझे 3 हीट ऑफ रिएक्शन खत्म करानी है, कंबशन, फॉर्मेशन और न्यूट्रलाइजेशन, है ना। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, देखो हीट ऑफ रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच आर से। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ऊपर क्या लगा दूंगा? नॉट लगा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन यहां पर बात करें तो अपन बात करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, या आप ऐसे बोल दें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ, या अपन ऐसे कह दें डेल्टा एच एफ। दोनों तो सेम ही है। अरे रिप्रेजेंटेशन देखो अलग अलग है, पहले एफ बाद में आता है और यहां पर पहले आता है ना। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करेंगे तो यहां पर क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट लगा देंगे। अब सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो, ये जो डेफिनेशन आपको दे रखी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, इस डेफिनेशन में पता है 2-2, 3-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अपन क्या करेंगे? डेफिनेशन को तोड़ कर लिखेंगे ताकि अपन को चीजें पता रहे कि यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करूं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में होता क्या है? सबसे पहले तो एक बात तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो, ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये एंडो होगा या एक्सो होगा?
और याद करो एक्सोथर्मिक और एंडो की एग्जांपल याद करा रखे हैं, तो हो सकते हैं, याद करो एक्सेप्शन भी मैंने बताया था फॉर्मेशन के, है ना। मतलब मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। इसका मतलब क्या है, यहां पर बातें किसकी चल रही है, एंडोथर्मिक की भी बातें चलेगी और एक्सोथर्मिक की भी बातें चलेगी। एंडो और एक्सो, मतलब ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। दूसरी पॉइंट, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहां पर बात किसकी चलेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात चलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात चलेगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नाम से पता चल रहा है किसी का फॉर्मेशन कराना है अपन को। अब जिसका भी फॉर्मेशन कराना है वो क्या होगा, सब्सटेंस होगा, वो क्या होगा, सब्सटेंस होगा। और कितना फॉर्मेशन कराना है, 1 मोल का फॉर्मेशन कराना है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन अपन करा रहे हैं वो किसकी मदद से करा रहे हैं, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स in their most abundant naturally occurring form, या मैं कह दूं और in their standard and stable state, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, रेफरेंस स्टेट। तो 1 मोल सब्सटेंस का अपन को क्या कराना है, फॉर्मेशन कराना है। किससे कराना है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म और इन देयर स्टैंडर्ड एंड स्टेबल स्टेट, या मैं कह दूं रेफरेंस स्टेट। स्टैंडर्ड एंड स्टेबल स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, रेफरेंस स्टेट बोलते हैं। और स्टैंडर्ड और स्टेबल स्टेट मैंने आपको बताई थी, स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मेंशन नहीं है तो अपन बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे 298 केल्विन, और प्रेशर क्या होना चाहिए, 18 बार। प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की मदद से मैं 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा हूं, उसे ही बोलूंगा मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। तो 3 चीजें अपन को यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मैं 4th पॉइंट की बात करूं, 4th पॉइंट की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन रेफरेंस स्टेट is taken as 0। ऐसा क्यों लिया गया, किसी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट पर अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, किसी भी एलिमेंट के मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पर फॉर्मेशन की बात करूं, जब वो रेफरेंस स्टेट में मौजूद हो, नेचर में मौजूद हो, तो उसके फॉर्मेशन में जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो 0 होती है। अब आप खुद ऐसे सोचो, कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट मान लो आप H2 मान लो, H2, ठीक है, कोई एलिमेंट है, मैंने बोल दिया क्या है, H2 है। अब सबसे पहले तो डाउट ये आएगा, सर H2 एलिमेंट थोड़ी ना होता है, ये तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। तो यहां पर ये जो डेफिनेशन में एलिमेंट लिखा हुआ है, इस एलिमेंट का मतलब आप क्या मान के चलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है यहां पर। ये बात समझ में आ रही है, डेफिनेशन में तो एलिमेंट ही है, पर ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे, नहीं। अपन यहां पर किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। जैसे कि अपन बात करेंगे O2, H2, Cl2, F2 एक्सेट्रा, है ना। तो इनके अगर फॉर्मेशन की बात करूं तो ये नेचर में तो अपन को ऑटोमेटिकली मिल रहा है, इनका फॉर्मेशन थोड़ी ना कराना पड़ रहा है, रेफरेंस स्टेट पे ये तो अपन को ऑटोमेटिकली मिल रहा है। मतलब इनके फॉर्मेशन की एनर्जी क्या मानूंगा मैं, 0। ना तो इनके फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई, नहीं एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि ये मोस्ट एबंडेंट स्टेट पे मौजूद है नेचर में, इस फॉर्म में मौजूद है, इस फॉर्म में। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं बात करूं कार्बन ग्रेफाइट की, नेचर में
कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, पर अगर मैं कार्बन डायमंड की बात करूंगा तो मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट पे कार्बन डायमंड की जीरो नहीं मानूंगा, क्योंकि नेचर में तो डायमंड के फॉर्म में मिलता ही नहीं। किस फॉर्म में मिलता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। और अगर ग्रेफाइट के फॉर्म में मुझे नेचर में नेचुरली मिल रहा है, नेचर में मुझे नेचुरली मिल रहा है, तो ना तो मुझे उसको हीट देनी पड़ी फॉर्मेशन कराने के लिए, ना मुझे उससे हीट रिलीज करानी पड़ी फॉर्मेशन कराने के लिए, इसलिए अपन क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा 5 पॉइंट फॉर्मेशन के, 5 पॉइंट कंबशन के, 5 पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन के, और बाकी जितनी भी एंथैल्पी है सबके 2-2 पॉइंट, सबके 2-2 पॉइंट। ठीक है, पूरा थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, मुझे सपोज करो यहां पर डेल्टा H नॉट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेल्टा H नॉट रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था डेल्टा H जब भी आपको रिएक्शन का कैलकुलेट करना होता है तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने पढ़ा था कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट of formation of product minus summation of change in enthalpy at standard state of formation of reactant। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले को भी यूज करने का तरीका है। तरीका क्या है इसको समझो एक बार। ये जो डेल्टा H नॉट R है, ये तो क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये हाइड्रोजिनेशन भी होती है, ये कंबशन भी होती है, ये न्यूट्रलाइजेशन भी होती है, ये एटोमाइजेशन भी होती है, और बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। मतलब इन सभी को आप इसके बराबर कर सकते हो। अब सपोज करो आपको किसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना है, तो ये फॉर्मूला आप कैसे यूज करेंगे? आप मान लीजिए आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ लिया गया है, आपसे यह मान लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पूछ लिया गया है, आपसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछ लिया गया है, आपसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ लिया गया है, और जो डेटा दे रखा है वो फॉर्मेशन के टर्म्स में है। जो डेटा दे रखा है वो फॉर्मेशन के टर्म्स में है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। आई बात समझ में? ऐसे नहीं कि फॉर्मेशन निकालना है तभी मैं फॉर्मेशन का यहां पर डेटा पुट करूंगा तभी फॉर्मेशन निकल कर आएगा। और किसी दिन आपसे पूछ लिया चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन और फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है, तो फॉर्मेशन का डेटा यहां पर रखना, आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा HR मिल जाएगा। और डेल्टा HR जैसे ही मिलेगा वही तो कंबशन के बराबर होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ये फॉर्मूला यूज करने का तरीका समझ में आ रहा है ना? वरना पता है आधे से ज्यादा डाउट पता है क्या रहता है? तो डाउट ये रहता है कि डेटा दे रखा है फॉर्मेशन का तो निकलेगी भी फॉर्मेशन। अरे निकलेगी फॉर्मेशन नहीं, निकलेगी रिएक्शन की, और रिएक्शन को आप किसी के भी बराबर मान सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? आप रिएक्शन को फॉर्मेशन के बराबर भी मान सकते हो, कंबशन के बराबर भी मान सकते हो, किसी के भी बराबर मान सकते हो। क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। इन 5 पॉइंट में किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है? अच्छा आगे और सुनेंगे। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पता है आपको? बताने की जरूरत है क्या? वो पहले बोलते, मैं सोच रखा था कि आपको आता होगा, मैं सोच रखा था कि मैं आपको आता होगा, नहीं तो इससे पहले लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाता मैं और फिर ये शुरू कराता। कोई बात नहीं, अभी इसके बाद पढ़ा दूंगा मैं। अच्छा इधर देखो, सबसे पहले बात करें तो यहां पर हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, हीट रिलीज भी हो सकती है, मतलब ये रिएक्शन एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है। दूसरी चीज यहां पर फॉर्मेशन करेंगे अपन एक मोल सब्सटेंस का, किसकी मदद से करेंगे? थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? किसकी मदद से करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की मदद से करेंगे जो स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करते हो। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा कि जितने भी स्टैंडर्ड स्टेट पर या नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का अपन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या मान के चलेंगे? जीरो मान के चलेंगे। और चौथा 5वां पॉइंट क्या आ जाएगा? अगर आपको डेल्टा HR निकालना है वो किसके बराबर हो जाएगा? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर
मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और इलेबोरेट कर रहा हूं आपको। फोर्थ पॉइंट, कौन कौन से एलिमेंट्स को अपन स्टैंडर्ड स्टेट में उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपन क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है और उनका नेचर में एग्जिस्टेंस किस रूप में अपन को नजर आएगा। ठीक है, तो अपन डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और इनके नेचुरली अकरिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सपोज करो मान लो कार्बन, सल्फर। कार्बन का नेचुरली अकरिंग फॉर्म क्या होता है, कार्बन ग्रेफाइट, और ये किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। सल्फर का क्या होता है, एसिड, रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर इज एनर्जी वाइज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक सल्फर। ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मोनोक्लिनिक सल्फर। ये पता रखा होगा आपको, है ना, पता होगा आपको। मेटल्स की बात करें अपन, मेटल्स की, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स का अपन क्या मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड। बस एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, फास्फोरस किस में नजर आता है, P4। व्हाइट या ब्लैक, स्टेबल कौन होता है, व्हाइट या ब्लैक, ब्लैक होता है मोर स्टेबल। और अपन व्हाइट जो है उसका जीरो मान के चलते हैं, व्हाइट का जीरो मान के चलते हैं। ऐसा क्यों मान के चलते हैं, इसको समझना एक बार। यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको लिख देता हूं मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक सल्फर, और यहां पर मैं बोलूंगा यहां पर मैं बोलूंगा फॉस्फोरस ब्लैक इज मोर स्टेबल देन फॉस्फोरस व्हाइट। बट अपन यहां पर डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस ब्लैक जीरो नहीं लेते हैं, अपन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस व्हाइट जीरो लेते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज P4 white has high reproducible nature। हैज हाई रिप्रोड्यूसिबल नेचर का मतलब क्या है कि ये नेचर में आसानी से अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नेचर में इजीली अपन को ये अवेलेबल होती है। अब आप कहोगे सर नेचर में ब्लैक भी तो अवेलेबल रहती है, तो ब्लैक के साथ क्या दिक्कत है, ब्लैक के साथ पता है दिक्कत क्या है, वहां पर रैंडम क्रिस्टल डिफेक्ट मौजूद होते हैं प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में ये भी मिलता है, प्योर फॉर्म में ये भी मिलता है, प्योर फॉर्म में दोनों मिलते हैं। इसके रिप्रोड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लैक। मतलब ये आसानी से अपन को ऑब्टेन हो जाता है, ये आसानी से क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। और ब्लैक में क्या दिक्कत है, ब्लैक में रैंडम क्रिस्टल डिफेक्ट मौजूद रहते हैं प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में क्या मौजूद रहते हैं, रैंडम क्रिस्टल डिफेक्ट रहते हैं, इसके कारण अपन उसके चेंज इन एंथैल्पी को अपन जीरो नहीं मानते हैं। तो मैंने दो रीजन बताए, इसको जीरो क्यों माना और इसको जीरो क्यों नहीं माना। ये बात समझ में आ रही है।
आगे अगर अपन बात करें, ऑक्सीजन मुझे किस में मिलेगी? गैसेस फॉर्म में मिलेगी। हाइड्रोजन मुझे किस में मिलेगी? H2 गैसेस फॉर्म में मिलेगी। नाइट्रोजन की बात करें, आयोडीन की बात करें, Cl की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मुझे मिलेगा गैसेस फॉर्म में। आयोडीन I2 के फॉर्म में मिलेगा। सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। Cl2 गैस, फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, Br2 लिक्विड। 3 3 6 3 9 10 11 हो गए सारे। लिख लिया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते अपन। थ्योरी तो खत्म हो गई, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते अपन। ये मैं टार दूं ना? प्योर फॉर्म में मोर रिप्रोड्यूसिबल, यहां पर जो ऑब्जर्व करा जाता है वो होता है वाइट। जरूरी नहीं है मोर रिप्रोड्यूसिबल वो हो जो स्टेबल हो, ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, आपको फटाफट ये पता लगाना है कि जो रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं, जो रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं, क्या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है, ये बताना है आपको, ठीक है। फटाफट लिखते रहना। फटाफट लिखना, फटाफट। बहुत सारे एग्जाम्पल है नहीं तो।
अब इधर देखो, कर लिया होगा आपने, नहीं करा क्या अभी तक? फटाफट करो। फटाफट। एक दो तीन चार पांच, आपके ना मॉड्यूल में 7 ही दे रखे हैं रेफरेंस स्टेट। अगर कोई नोट्स नहीं लिख रहा है ना तो थोड़े से ज्यादा लिख देना, मैंने लिखवा दिए थे ना। लिख लिया क्या? पूछूं? अच्छा, आपको क्या बताना है कि इन गिवन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच नॉट एफ क्या डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली अगर रिएक्शन के लिए बात करूं मैं, अपन को क्या क्या चेक करना है? अपन को सिर्फ 2 चीजें चेक करनी है। कितनी चीजें चेक करनी है? 2 चीजें। कौन कौन सी चेक करनी है भाई? फॉर्मेशन कितने का होना चाहिए? 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या चेक करनी है? जो फॉर्मेशन होना चाहिए, इस फॉर्मेशन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज है, ये फॉर्मेशन इनके रेफरेंस स्टेट से होना चाहिए। अब यहां पर कंपाउंड कौन सा नजर आ रहा है? CO2 नजर आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज कौन से हो गए? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन अपने रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। इनकी मदद से इसका फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब भी अपन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो दोनों पॉइंट्स साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। 1 मोल का फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन भी कहां से? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज से जो कि रेफरेंस स्टेट में मौजूद हो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या फर्स्ट होगा नहीं होगा? होगा। सेकेंड होगा नहीं होगा? होगा। 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज जो है वो रेफरेंस स्टेट में मौजूद है। ठीक है, हाँ तीसरा होगा नहीं होगा? और ये 1 मोल का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है, डायमंड है, ये अपने रेफरेंस स्टेट में नहीं है, मतलब नहीं होगा। अच्छा आगे बात करें, होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 मोल बन रहे हैं। अच्छा होगा नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज जो है वो रेफरेंस स्टेट में मौजूद है। याद करो मैंने बताया था, एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अच्छा होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हाँ, स्टेट डिफाइंड नहीं, स्टेट को तो आप छोड़ दो, उसके अलावा P4 होना चाहिए। अगर मैं स्टेट भी डिफाइन कर दूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना, फॉस्फोरस को अपन P के टर्म्स में ही रिएक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, कभी भी P4 और S8 नहीं लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये नेक्स्ट पॉइंट था। और यहां पर ये जो फॉस्फोरस है ये व्हाइट फॉस्फोरस है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फॉस्फोरस को जब भी अपन रिएक्शन में इंक्लूड करेंगे ना तो P4 नहीं लिखेंगे। सल्फर को जब भी अपन रिएक्शन में इंक्लूड करेंगे ना तो S8 नहीं लिखेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हाँ रेफरेंस स्टेट में बोलूंगा P4 और S8 होंगे, पर जब भी रिएक्शन में इंक्लूड करेंगे तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पर स्टार मार्क कर देना। आई बात समझ में? तो ये होगा। अच्छा नेक्स्ट अगर मुझे बता, होगा नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट बता, होगा नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट बता, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? वाटर जो है ये अपने रेफरेंस स्टेट में नहीं है, इसका भी अगर फर्दर ब्रेक करूंगा तब जाके अपन बात कर सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट रिएक्शन में नजर आ रहा होगा। देखो ना झूठ नहीं बोला था। सल्फर रोम्बिक S8 के फॉर्म में नहीं है, पर हाँ सल्फर रोम्बिक है, होगा। आई बात समझ में? पॉइंट समझ में आगे नहीं लग गए सारे, है ना? अच्छा एक मैंने 5th पॉइंट बताया था आपको, जहां पर मैंने फॉर्मूला बताया था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना? ये जो एंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला आया कहां से? ये आया है हेस लॉ से। कहां से आया है? हेस लॉ से आया है। अब हेस लॉ आपके मॉड्यूल में दे रखा है, हाँ 2 लॉ दे रखे हैं आपके थर्मोकेमिस्ट्री में। एक तो दे रखा है लेवेशियर एंड लैप्लास लॉ, और दूसरा लॉ दे रखा है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, अब एक बार अपन एक काम करते हैं,
इसको पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या नहीं, केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस्ड होना जरूरी है, ये सारी थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, ये सारी थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। अच्छा इधर देखो, लॉ एक बार देख लो। देखो पहला लॉ क्या है, लेवोइशियर एंड लैप्लास लॉ है, ये आपको पता है आराम से। अगर कोई रिएक्शन आपको गिवन है, यहां पर क्या गिवन है, फॉर्मेशन हो रहा है किसी कंपाउंड का, और इसके फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज हुई है वो कितनी हुई है, -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करूंगा तो यहां पर तो क्या नजर आ रहा था मुझे, फॉर्मेशन ऑफ CO2 नजर आ रहा था। यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है, डीकंपोजिशन ऑफ CO2 नजर आ रहा है। तो अगर मैं डीकंपोजिशन ऑफ CO2 के एनर्जी के रिलीज या एब्जॉर्ब होने की बात करूंगा, तो आप मुझे बताओ यहां पर डेल्टा H मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, बस यही लॉ था, यही लॉ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 393.5 किलो जूल पर मोल। लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है एंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। सुनना ध्यान से, लॉ क्या कहता है एक बार सुन लेते हैं। एंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ कंपाउंड विद ऑपोजिट साइन। न्यूमेरिकली सेम होगा पर साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। अब ये क्या कहते हैं, हेस लॉ क्या कहता है समझना। एक बात मैं बताता हूं, ये हेस लॉ इतना जबरदस्त लॉ है कि आप पूरी थर्मोकेमिस्ट्री इस लॉ की मदद से कर सकते हो, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री। और अभी जो मैंने यहां पर 5th पॉइंट बताया था, फॉर्मेशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, वो आया यहीं से ही है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं हेस लॉ कहता क्या है, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। सपोज करो एक कंपाउंड है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है बी कंपाउंड में, बी सब्सटेंस में। ठीक है, जब ए बी में कन्वर्ट हुआ तो जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ उसको मैंने रिप्रेजेंट करा डेल्टा एच से। ठीक है, अब ए से बी जाने के रास्ते भी बहुत सारे हैं, मल्टीपल स्टेप में भी हो सकती है ये, और सिंगल स्टेप में भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीपल स्टेप में कराता हूं तो ये कैसे जाएगा, ए से सी बनेगा और सी से डी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और अगर मैं पांच यहां पर इसका देखूं तो ये बनता है ए से डी, डी से ई और ई से बी। मुझे एक बात बताना, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट पाथ में सेम है, बोल सकता हूं वैसे। इनिशियल स्टेट भी सेम है और फाइनल स्टेट भी सेम है, बस पाथ अलग अलग है। तो आप मुझे बताओ जो एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी क्या वो पाथ पे डिपेंड करती है? नहीं। चेंज इन एंथैल्पी किस बात पे डिपेंड करती है? फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर ये जो डेल्टा एच है ये किस पाथ के लिए हो गया? ए से भी डायरेक्ट, है ना। अच्छा अगर मैं यहां पर इसको डिफाइन कर लेता हूं, ये हो गया डेल्टा H1, ये हो गया डेल्टा H2, ये हो गया डेल्टा H3, ये हो गया डेल्टा H4 और ये हो गया डेल्टा H5। ये समझ में आ रहा है? H1 क्या है? ए से सी जाने की चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H2 क्या है? सी से बी जाने की चेंज इन एंथैल्पी। तो आप मुझे बताओ ए से बी अगर मुझे जाना है इस पाथ से, इस पाथ से, तो आप मुझे बता सकते हो टोटल एंथैल्पी का चेंज किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? डेल्टा एच के बराबर होगा। और डेल्टा एच को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2? सर ये बराबर क्यों कर दिया? भले पाथ कोई से भी है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप भले कोई से भी पाथ से जाओ, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो आप भले कोई सा भी पाथ सेलेक्ट करो, एनर्जी का जो चेंज होता है इन अ कंप्लीट रिएक्शन वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है।
भले ही आप उस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में कराओ या मल्टी स्टेप में कराओ, यही हेस लॉ है। एनर्जी का जो चेंज होता है किसी भी एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, भले ही आप सिंगल स्टेप में रिएक्शन कराओ या मल्टी स्टेप में रिएक्शन कराओ। तो आप मुझे बताओ इस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। इसमें किसको डाउट है तो बोलो, किसी को भी। क्वेश्चन करें, पहला क्वेश्चन। आपकी नहीं होगी, इसमें लिखना कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ C6H6 which is represented by C6H6 which is represented by the expression बोर्ड पर गिवन है। इसका आपको डेल्टा एच फाइंड करना है, इसका डेल्टा एच फाइंड करना है। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने बोल दिया 3। क्या मुझे इसका डेल्टा एच बता सकते हो कितना हो जाएगा? -389। कैसे पता चला? इसको देखकर पता चला। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे मैंने देखकर बताया, मैं आपको 2 बार पहले ही बता चुका हूं, है ना। अब आपको इन तीनों की मदद से इसका डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? किसकी मदद से कैलकुलेट करूंगा? हेस लॉ की मदद से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, हेस लॉ की मदद से। क्या करें बता दो फटाफट, 2 मिनट करें, जल्दी बताओ, जल्दी, फटाफट 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 आंसर बताओ फटाफट। तीसरी के साथ क्या करूं?
माइनस नहीं, पहले तो ये बता दो यहाँ ऑपरेशन क्या करूं, इनके साथ तीनों के साथ ऐसा क्या करूं कि मिल जाए। तो एक मिनट, बहुत अच्छी बात है ना, पलट लेंगे अपन। सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, है ना, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या नजर आ रहा है, CO2 नजर आ रहा है, और CO2 मुझे यहां पर ही नजर आ रहा है बस। ठीक है, ठीक है, पर कितना नजर आ रहा है, 6 टाइम्स नजर आ रहा है। मतलब मैं क्या करूंगा, 6 से किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, थर्ड रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सेम साइड है तो यहां पर मैंने क्या लगा रखा है, प्लस लगा रखा है। ठीक है, और जो अपोजिट साइड लेना पड़ेगा तो उसको क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, है ना। अच्छा, फिर मुझे प्रोडक्ट साइड कौन नजर आ रहा है, H2O लिक्विड नजर आ रहा है, और ये रहा H2O लिक्विड। तो कितना है, 3 है। मतलब मैं कह सकता हूं सेम साइड है तो प्लस लगाया, सेम साइड है तो प्लस लगाया। 3 वाटर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स चाहिए तो मुझे यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब अगर अपन बात करें फर्स्ट की, तो C6H6 का 1 मोल चाहिए, यहां पर दे भी रखा है 1, पर दोनों अपोजिट साइड है, दोनों अपोजिट साइड है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर इसको रिवर्स करूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, माइनस। ठीक है, इसमें किसको डाउट है तो बोलो, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। माइनस कितना आ रहा है, 3238, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स माइनस 389 प्लस 3 टाइम्स माइनस 285 माइनस ऑफ 49। हाँ, कितना आ रहा है, माइनस 3238 किलो जूल। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। ये अपन ने किसका क्वेश्चन करा, हैश लॉ का क्वेश्चन करा। एक काम करते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी पढ़ लेते हैं, फिर अपन दोनों मिलकर क्वेश्चन कर लेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे उसी में ही, है ना। तो सेकंड है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा H COMB से रिप्रेजेंट करूंगा। इसे अपन और क्या बोलते हैं, इसे अपन हीट ऑफ कंबशन भी बोलते हैं। ठीक है, और याद करो मैंने आपको बताया था यहां पर भी अपन को कितने पॉइंट देखने हैं, 5 पॉइंट देखने हैं। कितने पॉइंट देखने हैं, 5 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ही मुझे बता दो, जो कंबशन रिएक्शन होती है एंडो या एक्सो, एंडो या एक्सो, एक्सो होती है। मतलब मैं कह सकता हूं द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। ये बात समझ में आ रही है, इवॉल्व मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला पॉइंट तो हो गया ही है। दूसरा पॉइंट, अब हीट कितनी इवॉल्व होगी, कब इवॉल्व होगी, जब when 1 mole of substance, when 1 mole of substance, ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन ने फॉर्मेशन में बात करी थी कि रिएक्टेंट साइड मोस्ट स्टेबल स्टेट में स्पीशीज होने चाहिए, रेफरेंस स्टेट में स्पीशीज होने चाहिए। तो अपन यहां पर जो कंबशन कराएंगे सब्सटेंस का, ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एलिमेंट, यहां पे ऐसे कह दो, इट कैन बी एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस तो लिख रखा है, कंपाउंड, एलिमेंट, क्या स्टेबल और अनस्टेबल, ये कुछ भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, ये डेफिनेशन है। तो अपन को यहां पर 2 चीजें चेक करनी है।
कि कंबशन कितने मॉलिक्यूल का कराना है, कितने मोल का कराना है, 1 मोल सब्सटेंस का कराना है। वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, स्टेबल कंपाउंड भी हो सकता है, अनस्टेबल कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंबशन कितने का कराना है, 1 मोल का कराना है, ठीक है। और कंबशन भी कैसे कराना है, कंप्लीट कंबशन कराना है। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट कंबशन का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन होनी चाहिए वो एक्सेस में होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ O2 के प्रेजेंस में। ये मैं ऐसे कह दूं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है, जो स्पीशीज है, वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था, डेल्टा H नॉट कंबशन का फॉर्मूला, ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ माइनस समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्यों, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, 1 मिनट सुनो, एक्सो एंडो से कोई रिलेशन नहीं है, यहां पर कोई रिलेशन नहीं है एक्सो एंडो से। मैं यहां पर 2 चीजें बता रहा हूं आपको, 2 चीजें। ये तो हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कहां से, हेस लॉ से। ये देख लो हेस लॉ, ये रहा। आपने मेरे को कहा था कि सर आप पहली वाली पलट दो, मैंने कहा नहीं, मैं तो नीचे से शुरू करूंगा। सुनना ध्यान से, ये पता है और कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना ये, हाँ। और ये क्या है, रिएक्टेंट है ना। और यहां पर अपन क्या करा रहे थे, कंबशन करा रहे थे। यहां पर अपन क्या करा रहे थे, कंबशन करा रहे थे। कंबशन करा रहे थे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। वो तो ठीक है, पर 1 सेकेंड, CO2 का ये रहा डेटा और H2O का ये रहा डेटा। बताता हूँ अभी थोड़ी देर में इसको। ये कंबशन वाली रिएक्शन होनी चाहिए, कंबशन हो रहा है, ये कंबशन हो रहा है, यहां पर कंबशन नहीं हो रहा है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर, ये एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर, है ना। यहां से नहीं बता सकते, पर ये जो आया है ये कहां से आया है, हेस लॉ से आया है, ठीक है। अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा, उसके टेंशन वाली बात नहीं। मुझे लगा कि इस एग्जाम्पल से अपन प्रूव कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से पता है प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे, इस एग्जाम्पल से इसलिए प्रूव नहीं कर पा रहे, मैंने आपको बताया था ये जो है ये टर्म, ये कुछ भी हो सकती है। ये टर्म क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये आप डेल्टा H नॉट कंबशन भी लिख सकते हैं, या डेल्टा H नॉट आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, या डेल्टा H नॉट आप हाइड्रोजनेशन भी लिख सकते हैं। पर ये हमेशा क्या होना चाहिए, कंबशन होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, कंबशन होना चाहिए। यहाँ पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर इसका कंबशन हो रहा है, इसका भी कंबशन हो रहा है। और मजेदार बात यह है
कि इसका कंबशन नहीं हो रहा है, ये कोई और रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पर कंबशन होता है बिल्कुल सेट बैठ जाता, आपको अपने आप दिखाई देने लग जाता रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आगे एक जगह में दिखा दूंगा आपको, पर ये आया कहां से है, हेस लॉ से आया है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे यहाँ पर क्या बतानी थी, दूसरी चीज मुझे ये बतानी है यहाँ पर कि ये कैसे पता रहेगा या ये याद कैसे रहेगा ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही होना है या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होना है। फॉर्मेशन में क्या हुआ था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हुआ था। कंबशन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो रहा है। तो फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर डेफिनेशन क्या होती है, एक मोल का फॉर्मेशन करना, और फॉर्मेशन वाला कंपोनेंट मुझे कहां मिलेगा, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा। आई बात समझ में, डेफिनेशन अगर याद रहेगी तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो डेफिनेशन क्या थी फॉर्मेशन की, एक मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना है। अच्छा मुझे बता फॉर्मेशन वाला कंपाउंड कहां मिलेगा, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक मोल सब्सटेंस का कंबशन करना है, एक मोल सब्सटेंस को मुझे जलाना है, तो आप मुझे बताओ वो सब्सटेंस कहां मिलेगा, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आई बात समझ में, क्लियर है बात सभी को। तो क्या ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आया कहां से मगर ये अपन ने यूं टेक्निक बना ली है, तरीका बना लिया है कि अपन आसानी से फॉर्मूला पहचान सकते हैं डेफिनेशन की मदद से। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर हाँ अपन एक अगर सीक्वेंस देखें तो ये हर जगह एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है। पर आया कहां से है, ये हेस लॉ से आया है, मैं प्रूव करके बता दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है क्या, नहीं। तो एक और यहां पर पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, एक आती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज दी अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 gram of substance, when 1 gram of substance, when 1 gram of substance is completely burned, when 1 gram of substance is completely burned। अगर मैं आपकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं, कैलोरीफिक वैल्यू की, तो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच कंबशन डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया इसको समझना। डेफिनेशन क्या कह रही है, 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जितनी हीट रिलीज होती है, 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जितनी हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये डेल्टा एच कंबशन की यूनिट मुझे बता सकते हो क्या होती है, ये किलो जूल पर मोल होती है, ये क्या होती है, किलो जूल पर मोल। और ये मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है, ग्राम, ग्राम नहीं, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। एक बात मुझे बताओ, जब मैं इनको रिजल्टेंट यूनिट निकालूंगा, रिजल्टेंट यूनिट मुझे बता सकते हो क्या आ जाएगी, किलो जूल पर, मतलब मैं कह सकता हूं ये जो पूरी टर्म है इसकी यूनिट क्या हो गई, किलो जूल पर ग्राम। और देख लो डेफिनेशन से बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 1 ग्राम को बर्न करने के लिए जितनी हीट रिलीज होगी उसे ही कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। आई बात समझ में, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मतलब मैं कह सकता हूं यही फॉर्मूला होना चाहिए, यूनिट देखकर समझ में आ रहा है यही फॉर्मूला होना चाहिए, और फॉर्मूला देखकर समझ में आ रहा है ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे अपन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कैलोरीफिक वैल्यू किसी सब्सटेंस की ज्यादा है तो वो फ्यूल जो होगा वो बेस्ट होगा या वर्स्ट होगा, कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि हमने रट रखा है, रट रखा है क्या, अपन फ्यूल से क्या चाहते हैं, अपन को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले, है ना। तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू होगी ज्यादा तो उसका डेल्टा एच भी होगा ज्यादा, और अगर डेल्टा एच ज्यादा होगा मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, अगर ज्यादा एनर्जी मिल रही है किसी फ्यूल से मतलब वो बेस्ट फ्यूल है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कैलोरीफिक वैल्यू होगी ज्यादा, तो मैं कह सकता हूं फ्यूल की एफिशिएंसी भी होगी ज्यादा।
तो वो फ्यूल जो होगा वो बेस्ट फ्यूल होगा। और बेस्ट फ्यूल कौन होता है? हाइड्रोजन। पर उसको यूज क्यों नहीं कर सकते? क्या? कुछ ज्यादा ही एनर्जी दे देता है, जितनी चाहिए होती है उससे ज्यादा दे देता है। तो कंट्रोल करो ना उसकी एनर्जी। आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप क्यों नहीं कर सकते? याद करो, एक एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था और मैंने फॉर्मेशन करा था शी का। हाइड्रोजन पास कराते थे साइड से, याद आ रहा है? और मैंने कहा था शी को कंस्ट्रक्ट कर पाना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है वहां पर, वो सच में उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाईली एक्सप्लोसिव गैस है, हाईली एक्सप्लोसिव। अगर आप किचन में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो पता चला पूरे मोहल्ले में आग लगेगी, इतना ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे अपन। सर एक बात बोलूं मैं आपको, आपने एक चीज अभी प्रूव नहीं करी है। क्या प्रूव नहीं करा मैंने? बताओ ना यार, क्या प्रूव नहीं करा मैंने? हैं? जल्दी बोलो, क्या क्या नहीं प्रूव करा? ये फॉर्मूला कहां से आया? यही नहीं प्रूव करा ना मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर लूंगा। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, कैलकुलेट दी calculate the heat of formation of C2H2 gas. Calculate the heat of formation of C2H2 gas, which is represented by the equation. पता है उसको पहले वाले से प्रूव कर सकते हैं अपन, पहले वाला भी थोड़ा सा ना, वो बस वो रिएक्शन एक दूसरी लिखी हुई थी, पर इससे प्रूव कर दूंगा मैं आपको। पहली वाली भी प्रूव कर सकते हैं, बस वो फर्स्ट रिएक्शन थोड़ी सी अलग लिखी हुई थी, है ना। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 गैस which is represented by the equation 2C solid plus H2 gas gives C2H2 gas. The given equations are C solid plus O2 gas minus 389 kilojoule gives CO2 gas, H2 gas plus half O2 gas gives H2O liquid plus 285 kilojoule, and third हो जाएगा C2H2 gas plus 5/2 O2 gas gives 2 CO2 gas plus H2O liquid. मुझे फटाफट यहां पर बता दो, फटाफट इन दोनों पहली रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू बता दो आप मुझे, फटाफट बता दो। -389 और यहां पर कितना हो जाएगा? -285। ये टारगेट रिएक्शन है और इन तीनों रिएक्शन की मदद से इसका आपको एक्सप्रेशन बताना है। टारगेट रिएक्शन की आपको एंथैल्पी निकालनी है, फटाफट बता दो मेरे को, ज्यादा टाइम मत लगाओ अब। फटाफट। इस रिएक्शन के डेल्टा H को मैंने क्या बोल दिया? डेल्टा HR, ठीक है। डेल्टा HR इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था जब भी कुछ भी मेंशन नहीं हो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान के चलेंगे? H0 मान के चलेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ मुझे, एक बात बताओ, तीसरी वाली के साथ क्या करूं? तीसरी वाली के साथ क्या करूं? सब एक बार इधर देख के बता दो। रिवर्स कर दूं? स्टोइकियोमेट्री सेम है, साइड अलग अलग है, मतलब मैं क्या करूं? इसको माइनस
माइनस कह दो 3, ठीक है, इसको मैंने 3 बोला, इसको 2, इसको 1। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कार्बन सॉलिड की, ये कितना चाहिए मुझे? 2 चाहिए। 2 चाहिए, सेम साइड है, तो मैं लिख दूं +2 × 1। अच्छा, यहां पर अगर मैं देखूं ये H2 गैस है, H2 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब यहीं पर ही है ना? तो आप मुझे बताइए 8 चाहिए, 8 चाहिए, सेम साइड है, मतलब प्लस। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। नहीं है, तो अगर मैं यहां पर इसको लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1300 प्लस 2 टाइम्स -389 -285, कितना आ रहा है ये? +237 किलो जूल। यहां तक किसको डाउट है? ये अपन ने क्या लगाया? हेस लॉ लगाया। ये अपन ने क्या लगाया? हेस लॉ लगाया। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताना, सुनना ध्यान से। ये जो रिएक्शन गिवन है, इसी में बहुत सारी चीजें बता रहा हूं मैं। ये जो रिएक्शन गिवन है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, डेल्टा H0R इज इक्वल टू डेल्टा H0 कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट। इस रिएक्शन को मैं पता है क्या बोल सकता हूं? इसका बोल सकता हूं डेल्टा H0R इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ, डेल्टा H0 कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंबशन ऑफ किसका हुआ? H2 का हुआ। सुनते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिल्कुल ब्रेक पॉइंट है इस चैप्टर का। अगर ये लिखना आपने सीख लिया ना, तो आपको कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस दिखाई देगी जहां पर कंबशन और फॉर्मेशन दोनों बराबर होंगे। कंबशन और फॉर्मेशन दोनों बराबर होंगे, और यहां पर कंबशन और फॉर्मेशन दोनों बराबर है। देख लो, चेक कर लो भले। फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है? 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां से होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज से होना चाहिए जो स्टेबल फॉर्म में हो है। आई बात समझ में? मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर स्पेस नहीं है, आप लिख लेना, ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। आई बात समझ में? क्लियर है बात सभी को? यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डेल्टा H0R इज इक्वल टू डेल्टा H0 कंबशन ऑफ किसका? C2H2 का। सबसे पहली चीज, इसमें किसी को डाउट है तो लिखने में बता दो मेरे को। किसी को भी लिखने में डाउट है तो बोलो। ये समझ में आया? मैंने डेल्टा HR को कंबशन ऑफ फॉर्मेशन के बराबर कैसे लिखा? फॉर्मेशन के बराबर इसलिए लिखा क्योंकि एक मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, कहां से हुआ है? मोस्ट स्टेबल स्टेट से हुआ है, ठीक है। कंबशन मैंने कैसे लिखा कि 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन हुआ है, और ये जो कंबशन हुआ है ये कंप्लीट कंबशन हुआ है। अब देखो कार्बन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। ये समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा? ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने हेस लॉ की मदद से कैलकुलेशन करी, और डेल्टा H0R, डेल्टा H0R की बात करूं तो डेल्टा H0R क्या हो जाता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कंबशन के फॉर्म में। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? समेशन ऑफ डेल्टा H0 कंबशन किसका? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या रटने की जरूरत पड़ेगी इसको? बोलो ना, सुनना ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, समझना यहां पर। मुझे एक बात बताओ, ये 1 और 2 जो लिया है मैंने, यहां से लिया है, ये 1 और 2 मतलब ये कार्बन आया और ये H2 आया। ये है कहां पर? रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट में है, ये रिएक्टेंट में है। अब आप मुझे बताओ, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूंगा ना, एक्सपैंड करके पता है क्या लिखूंगा? टारगेट रिएक्शन को देखो, टारगेट रिएक्शन देखो, ये लगाते कैसे, इसको भी समझ लो। अब इसको समझ लो कैसे लगाते हैं। ये टारगेट रिएक्शन है, इसी के लिए अपन को डेल्टा H0R निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डेल्टा H0 कंबशन किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट कौन है? कार्बन और H2। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स डेल्टा H0 कंबशन ऑफ कार्बन प्लस डेल्टा H0 कंबशन ऑफ H2 माइनस
डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ C2H2, यही लिखूंगा ना यार। अब आप मुझे बताएं, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 टाइम्स? ये कहां से मिलेगी मुझे? 1 से। 2 टाइम्स 1 प्लस -3। देखो मैच कर गया, मैच कर गया। ये बात समझ में आ रही है? पीछे किसको डाउट है तो बोल दो, है ना। दूसरी चीज सुनना ध्यान से, मैंने आपको बताया था यहां पर अपन पता है क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा H नॉट R निकाल रहे हैं। और मजेदार बात यह है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्या फाइंड करना है? फॉर्मेशन फाइंड करना है। फाइंड मैं कुछ भी करूं, अगर मुझे डेटा दे रखा है कंबशन के फॉर्म में, तो मैं कंबशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, भले फाइंड मैं कुछ भी करूं। ये बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी चीजें जो मैंने बोली, हर एक चीज मैंने यहां पर प्रूव कर दिया आपके सामने। क्लियर है बात सभी को? इसमें किसी को भी डाउट है तो बोल दो। थर्ड वाले में 2 मोल CO2 बने हैं, तो उससे मेरे को थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि कंबशन की डेफिनेशन होती है 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन होना चाहिए, फिर कुछ भी बने। फॉर्मेशन के बराबर थोड़ा ना बोला मैंने। फॉर्मेशन के बराबर बोला क्या? फॉर्मेशन के बराबर तो बोला ही नहीं मैंने। आई बात समझ में? क्या बिल्कुल होगा? लिख लो, मना थोड़ी ना करा है मैंने। डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड। थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और एक ही सब्सटेंस होना चाहिए, 2 बन रहे हैं। नहीं बोलूंगा। ये इसको ढंग से लिख लेना यहां पर कॉपी में, हर एक चीज, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर डायरेक्ट AR में पूछता है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछता है। डायरेक्ट वो पता है क्या पूछेगा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। स्टेटमेंट सही है गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में पढ़ना है। और बहुत सारी चीजें मैंने प्रूव भी करके दिखा दी। इस चीज का भी ध्यान रखना, यहां पर अपने फॉर्मेशन निकालना है, तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे? कंबशन का लगाएंगे, क्योंकि जिसका डेटा दे रखा होता है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई आपको, बस मेन पता है इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? पहले दो तीन ही हीट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार 2-3 समझ में आ जाती है ना स्टार्टिंग की, तो बिल्कुल फ्लो बन जाता है, फिर कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। पता नहीं। ये मैं डाल दूं सारा, ये तो मैं डाल दूं। ये जितनी भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। और अगर बेसिक नहीं समझ में आया ना इसमें, थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया, हेस लॉ की मदद से भी बता दिया और फॉर्मूले की मदद से भी बता दिया। ठीक है, तो जहां पर भी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी वैसा अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये रिएक्शंस दे रखी है तो अपन हेस लॉ लगा देंगे, और अगर डेटा आपको दे रखा है, ये डायरेक्ट डेटा बोल रहा है, डेटा बोल रहा है, और सभी का डेटा सेम ही है। समझ रहे हैं इस चीज को? सपोज करो यहां पर कंबशन का डेटा है, यहां पर फॉर्मेशन का डेटा है, यहां पर कंबशन का डेटा है, तो फिर आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे? नहीं लगा पाओगे। पर सपोज करो कंबशन कंबशन कंबशन, लगा लो फॉर्मूला, आंखें बंद करके लगा लो। बात समझ में आ रही है? फटाफट बताना, जवाब देते रहना। कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस O2 gas gives CO2 gas. Carbon diamond plus O2 gas
फटाफट लिखते रहो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और एक बार ये ढंग से कर लिया ना, थर्मोकेमिस्ट्री में मजे आ जाएंगे आपको। हाँ, जवाब दो फटाफट। कर चुके अपन ये सब चीजें, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी, उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं फटाफट। अगर पहली रिएक्शन की बात करूं, पहली रिएक्शन की, सबसे पहले अपन बात करें कंबशन की। क्या कंबशन एक मोल का हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या कंप्लीट कंबशन हो रहा है? हाँ हो रहा है। दो चीजें देखनी होती है बस, दो चीजें। अच्छा मुझे बताओ, क्या फॉर्मेशन एक मोल का हुआ? क्या स्टेबल स्टेट वाले एलिमेंट से हुआ? हाँ हुआ। तो मुझे एक बात बता दो बस, सिर्फ एक बात, मुझे एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, डेल्टा एच नॉट। क्या लिखूं बताओ आप? कंबशन और फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखना है मुझे। कंबशन किसका हुआ है? कार्बन ग्रेफाइट का हुआ है। फॉर्मेशन किसका हुआ है? CO2 का हुआ है। ये दोनों डेटा बराबर होंगे, और इसको भी किसके बराबर बोल दूंगा? डेल्टा एच नॉट आर के बराबर बोल दूंगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अच्छा सेकंड बताओ, कंबशन है या नहीं है? कंबशन तो है। याद करो मैंने बताया था, एक मोल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको तो क्या देखना है? एक मोल का कंबशन होना चाहिए, एक मोल का कंबशन हो रहा है और कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट हो रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है कार्बन। कंबशन तो है पर फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्टेट में नहीं है कार्बन डायमंड। हाँ, नेक्स्ट अगर बात करें, कंबशन होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? एक मोल का कंबशन हुआ, और जब कंबशन हुआ, कंप्लीट हुआ, देखो कार्बन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक मोल का कंबशन हुआ है, मतलब कंबशन तो है। क्या फॉर्मेशन है? नहीं। सीओ अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं है, रेफरेंस स्टेट में नहीं है, नहीं है। हाँ, अब डायरेक्ट बताओ फटाफट, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। हाँ, होगा नहीं होगा? होगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। होगा नहीं होगा? होगा। तो यहां पर क्या लिख दो ये बता दो बस, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट। कंबशन भी लिखना है और फॉर्मेशन भी लिखना है। बताओ कंबशन किसका हुआ? जल्दी बोलो जल्दी। कंबशन किसका हुआ? H2 का। फॉर्मेशन किसका हुआ? H2O लिक्विड का। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मतलब ये दोनों अब समझ में आ गए ना आपको, फॉर्मेशन और कंबशन? तो फिर मजे आ जाएंगे आपके, फिर कुछ भी नहीं है, फिर बस डेफिनेशन याद करनी है, और डेफिनेशन याद करने का तरीका तो मैं बता ही दूंगा आपको, है ना? क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू? क्वेश्चन लिखिए आप। हाउ मच हीट विल बी, हाउ मच heat will be required at constant pressure, how much heat will be required at constant pressure to form
to form 1.28 kg 1.28 kg of CaC2 from CaO solid and C solid, from CaO solid to C solid. CO solid and C solid. डेटा आपको बोर्ड पर गिवन है, ये कल आप करके आएंगे। पक्का करके आएंगे, प्रॉमिस करके आएंगे। और कल जो नहीं आएगा उसको भारी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। ऑनलाइन देख लेंगे सर हम। नहीं नहीं, मेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर है मेरे लिए। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन। The heat of formation of the compound in the following reaction is, the heat of formation of the compound in the following reaction is, heat of formation of the compound in the following reaction is, इसका आंसर बताओ। The heat of formation of the compound for the following reaction is, हाँ क्या होगा? -22। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हीट ऑफ फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें, हीट ऑफ फॉर्मेशन की, किसकी? हीट ऑफ फॉर्मेशन की। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए निकालते हैं? एक मोल सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए। डेल्टा एच आपको दे रखा है पर मोल, ढंग से देखो आप। आंसर 44 होगा, -44 होगा या -22 होगा? -44 या -22? क्यों? जब पर मोल दे रखा है, ये कंबशन हो रहा है। क्लोरीन का हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है, या मैं ऐसे कह दूं हाइड्रोजन का क्लोरीन के प्रेजेंस में कंबशन होता है। बताओ, बोलो। -44 आंसर होगा या -22 आंसर होगा? आंसर है -22। क्यों? सुनना ध्यान से। आपके एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, सुनते जाना, एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने पता है साफ अक्षरों में क्या कह रखा है? रिएक्शन के सामने जो डेल्टा एच दे रखा हो वो डेल्टा एच इस रिएक्शन का है, भले ही यूनिट में पर मोल लिखे या ना लिखे। अब वैसे अगर मेरे से कोई एक्चुअल में पूछे तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है भाई साहब, क्योंकि पर मोल की बातें चल रही है ना। पर एनसीईआरटी ने साफ अक्षरों में बोल रखा है कि अगर रिएक्शन के सामने जो डेल्टा एच दे रखा है, ये डेल्टा एच इस रिएक्शन का है। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहां पर फॉर्मेशन की डेल्टा एच निकालूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं डेल्टा एच नॉट आर या डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम्स डेल्टा एच एफ। ये बात समझ में आ रही है तो बताओ। रिएक्शन के जो चेंज इन एंथैल्पी होगी, रिएक्शन की जो चेंज इन एंथैल्पी होगी, उसके कारण 2 मोल HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने मोल का फॉर्मेशन हो रहा है? 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन है 1 मोल का फॉर्मेशन। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने यहां 2 लिख दिया। इस एनर्जी से 2 मोल का फॉर्मेशन होगा और मुझे क्या बताना है? डेल्टा HF बताना है, मतलब 1 मोल का फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये कितना हो जाएगा? -44 इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स डेल्टा HF। तो डेल्टा HF कितना आ जाएगा? -22।
किलो कैलोरी पर मोल। बात समझ में आ रही है? ये कोई मजेदार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, पर मुझे ये पॉइंट आपको बताना था। क्लियर है बात सभी को? एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन जल्दी जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल लपेट लूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो आप। नौ बजे नहीं होगा तो 9:15 होगा। खाना पैक करके मत आना। खाना पैक करके मत आना, खाना अपन मिलकर बनाएंगे। मैं कंट्रीन में खिलाऊंगा आपको खाना। नहीं है, मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। पता चला महीने भर की जो तनख्वाह है ना, वो एक दिन में निकल गई, वो भी ईएमआई से पे करना पड़ रहा है मुझे कंट्रीन का बिल। 10,000 में यार क्या ही होता है यार, गुजारा ही नहीं निकल पाता।